अस्सलाम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एन्यूरिज्म, जिसमें हम एन्यूरिज्म की डेफिनेशन, उसकी क्लासिफिकेशन, उसकी पैथोजेनेसिस, एब्डोमिनल एआर्टिक एन्यूरिज्म और उसके अलावा सिफिलिटिक एन्यूरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। अब अगर हम बात करें एन्यूरिज्म की, तो एन्यूरिज्म की डेफिनेशन क्या है? वो डेफिनेशन ये है कि अगर लोकलाइज्ड एब्नॉर्मल डायलेशन हो रही हो ब्लड वेसल के वाल की या हार्ट के वाल की, तो उसको हम कहते हैं एन्यूरिज्म। उसके बाद अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, एक होता है ट्रू, एक होता है फॉल्स एन्यूरिज्म। ट्रू एन्यूरिज्म तब कहा जाता है जब एक वेसल वॉल जो कि इंटैक्ट हो लेकिन कमज़ोर हो, उसके सारे लेयर्स इन्वॉल्व हो रहे हों, या एक वेंट्रिकुलर वॉल ऑफ हार्ट जो कि थिन्ड हो और उसमें से एक डायलेशन निकल रही हो, तो उसको हम कहते हैं ट्रू एन्यूरिज्म। इसके एग्जांपल की बात करें तो एक एथेरोस्क्लेरोटिक एन्यूरिज्म हो गया, कंजेनाइटल एन्यूरिज्म और वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म आफ्टर ट्रांसम्यूरल जो इस्कीमिया होती है एमआई में, उसके बाद जो वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म बनता है वो भी ट्रू एन्यूरिज्म होता है। उसके बाद अगर हम बात करें फॉल्स एन्यूरिज्म, तो उसमें क्या होता है, वेस्क्यूलर वॉल में इंटिमा जो होती है वहाँ पे एक ऐसा डैमेज आ जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, वो ब्लड जो है एक्स्ट्रा वेजेड होके वेसल के अंदर ही चला जाता है और वो एक हेमाटोमा बना देता है जो कि फ्रीली कम्युनिकेट कर रहा होता है इंट्रावेस्कुलर स्पेस से। इस टाइप ऑफ एन्यूरिज्म को हम बोलते हैं फॉल्स एन्यूरिज्म। मैं आपको तस्वीर में समझाऊँगा। इसके अगर एग्जांपल देखे जाएँ तो एमआई के बाद अगर वेंट्रिकल की वॉल रप्चर हो जाती है, तो बाहर से जो पेरिकार्डियम होती है वो उसकी जो एडिशंस होती हैं वो एक वॉल बना रही होती हैं और वो एक हेमाटोमा जो है डायरेक्टली वॉल के इंट्रावेंट्रिकुलर स्पेस से कनेक्ट हो रहा होता है, उसको हम कहते हैं फॉल्स एन्यूरिज्म। या ग्राफ्ट अगर जैसे हम ग्राफ्ट लगाते हैं नेचुरल आर्टरी के साथ, तो वहाँ पे भी अगर लीक होता है, तो वहाँ पे भी जो एन्यूरिज्म बनते हैं वो फॉल्स एन्यूरिज्म होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सेक्युलर एन्यूरिज्म की और फिजिफॉर्म एन्यूरिज्म की, जो भी एक मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न्स होते हैं एन्यूरिज्म के। सेक्युलर एन्यूरिज्म असल में क्या होता है, एक स्फेरिकल आउटपाउचिंग्स होती हैं और वो स्मॉलर पोर्शंस ऑफ वेसल को इन्वॉल्व करते हैं। और जबकि फ्यूजिफॉर्म जो होते हैं वो डिफ्यूज और सर्कमफ्रेंशियल बायलेटरल होते हैं और वेसल वॉल के लार्ज वेस्कुलर सेगमेंट को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। अगर हम बात करें, अच्छा, अब अगर मैं इनकी तस्वीर में आपको ये चीज़ें समझाऊँ, तो ये देखें, ये एक एन्यूरिज्म है। एन्यूरिज्म का मकसद होता है, ये ट्रू एन्यूरिज्म है क्योंकि ये सारी वेसल वॉल को इन्वॉल्व कर रहे हैं, सारे लेयर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं। और ये देखो, एक आउट पाउचिंग है सिंगल साइड पे, इस साइड पे नॉर्मल है। तो ये जो एन्यूरिज्म है वो है सेक्युलर। और ये जो है फ्यूजिफॉर्म, क्योंकि इसकी इस साइड पे भी डायलेशन है, इस साइड पे भी डायलेशन है, तो ये सर्कमफ्रेंशियल डायलेशन होगा, इसको हम कहेंगे फ्यूजिफॉर्म। अगर हम बात करें फॉल्स एन्यूरिज्म में, उसमें देखो इंटीमा को वाल को ऐसे डैमेज हुआ है कि जो वेसल वाल में से ब्लड है वो एक्स्ट्रा वेजेड होकर बाहर एक हेमाटोमा बना रहा है और वो हेमाटोमा इंट्रावेस्कुलर स्पेस से फ्रीली कम्युनिकेट हो रहा है। ऐसे एन्यूरिज्म को हम बोलते हैं फॉल्स एन्यूरिज्म। उसके बाद हम अगर बात करें काजेज़ की, तो काजेज़ में एथेरोस्क्लेरोसिस और हाइपरटेंशन मोस्ट कॉमन काजेज़ होते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस मोस्ट कॉमनली एब्डोमिनल एओर्टा को इन्वॉल्व कर रहा होता है। हाइपरटेंशन मोस्ट कॉमनली असेंडिंग एओर्टा को इन्वॉल्व कर रहा होता है। उसके अलावा एडवांसिंग एज, स्मोकिंग, ट्रॉमा एंड वेस्कुलाइटिस अदर काजेज़ होते हैं। अब अगर हम बात करें पैथोजेनेसिस की, तो कुछ 4 मैकेनिज़्म होते हैं बेसिकली। या तो टाइप 3 कोलेजन डिफेक्टिव हो, जैसे एल्डर सिंड्रोम में, क्योंकि कोलेजन आपको पता है कि वेसल वॉल बना रही होती है। अगर कोलेजन डिफेक्ट होगा तो वेसल वॉल वीक होगी, जिसकी वजह से एन्यूरिज्म के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर ट्रांसफार्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा सिग्नलिंग एबनॉर्मल होगी, तो उसके वजह से क्या होगा, रीमॉडलिंग प्रॉपर नहीं होगी, जैसे मार्फन सिंड्रोम में होता है, उसकी वजह से भी एन्यूरिज्म के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर कोलेजन या इलास्टिन की सिंथेसिस और डिग्रेडेशन में इम्बैलेंस होगा, जैसे इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, जब मैक्रोफेजेस एक्सेसिव मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीजेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, तो वो क्या करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की एक्सेसिव डिग्रेडेशन करता है, जिसकी वजह से वेसल वॉल थिन होती है और उसमें एन्यूरिज्म के चांसेस बढ़ जाते हैं। या चौथा मैकेनिज्म होता है इस्कीमिया का। एथेरोस्क्लेरोसिस टर्शियरी सिफिलिस में क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस में ऐसा होता है, जब इंटीमल थिकनिंग हो जाती है तो लोग न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो मीडिया तक सही से नहीं पहुंच सकते, जिसकी वजह से वहाँ पे इस्कीमिया हो जाती है और वहाँ पे स्मूथ मसल सेल्स का डैमेज और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से वाल जो होती है वो थिन हो जाती है और एन्यूरिज्म के चांसेस बढ़ जाते हैं। टर्शियरी सिफिलिस में क्या होता है, वेस्कुलाइटिस होती है। वेस्कुलाइटिस की वजह से वेजा वेजोरम की वेस्कुलाइटिस की वजह से क्या होगा कि न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली नहीं मिलेंगे ब्लड वेसल की वाल को, जिसकी वजह से एन्यूरिज्म के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब अगर हम बात करें एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म की, तो उसमें मोस्ट कॉमन काज जो होता है एथेरोस्क्लेरोसिस होता है।
उसकी जो मोस्ट कॉमन साइट होती है वो होती है रीनल आर्टरीज़ के नीचे, लेकिन बाइफरकेशन से ऊपर। और इसके 2 वेरिएंट होते हैं, एक इन्फ्लेमेटरी, दूसरा माइकोटिक। इन्फ्लेमेटरी जिसमें अननोन काज़ होता है, जिसकी वजह से जिसमें क्या होता है कि लिम्फोप्लाज़्मोसाइटिक इन्फ्लेमेशन होती है और रेट्रोपेरिटोनल एरिया में से इन्फ्लेमेशन हो जाती है, पेरियार्टिक स्कारिंग करवा देती है और उसकी वजह से जो है एब्डोमिनल एआर्टिक एन्यूरिज्म हो रहा होता है। उसके अलावा जो माइकोटिक एब्डोमिनल एआर्टिक एन्यूरिज्म होता है, इसमें इन्फेक्शन की वजह से हो रहा होता है। इन्फेक्शन में 2 किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज़्म होते हैं, एक फंगाई, दूसरे बैक्टीरिया। फंजाई की बात करें तो म्यूकर एंड एस्परजिलस, बैक्टीरिया की बात करें तो साल्मोनेला एंड सीडोमोनास जो होते हैं वो माइकोटिक एब्डोमिनल एआर्टिक एन्यूरिज्म करवा रहे होते हैं। अगर हम बात करें कॉम्प्लिकेशंस की, तो कॉम्प्लिकेशंस में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो होती है वो होता है रप्चर। उसके अलावा ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है, एम्बोलिज्म भी हो सकता है, इम्फ्रिंजमेंट जिसका मकसद है कि सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स के ऊपर प्रेशर वाला इफेक्ट दिखाना, जैसे यूरेटर पे प्रेशर वाला इफेक्ट आ जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें सिफिलिटिक एन्यूरिज्म की, जिसको दूसरे अल्फाजों में ल्यूटिक एन्यूरिज्म भी कहा जाता है, वो एक कॉम्प्लिकेशन है टर्शरी सिफिलिस की। और इसमें मोस्ट कॉमन साइट जो होती है वो होती है असेंडिंग एंड ट्रांसवर्स एआर्टा। इसमें अक्सर ये चीज़ें पूछी जाती हैं, मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ क्या होता है? मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ होता है हार्ट फेलियर सेकेंडरी टू एआर्टिक रिगर्गिटेशन। इसमें बेसिक मैकेनिज्म ये होता है कि जो वेज़ा वेज़ोरम होता है उसकी वेस्कुलाइटिस हो जाती है, जिसको हम कहते हैं ओब्लिटरेटिव एंडार्ट्राइटिस, जिसकी वजह से इस्कीमिया और इन्फ्लेमेशन होती है। और वो ये सारा प्रोसेस एक अपीयरेंस दे रहा होता है वेसल को, जिसको हम कहते हैं ट्री बार्किंग अपीयरेंस। और इस टर्शरी सिफिलिस की वजह से, इस सिफिलिटिक एन्यूरिज्म की वजह से इतनी एआर्टिक इनसफिशिएंसी हो जाती है कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर ओवरलोड हाइपरट्रॉफी की वजह से वो हार्ट का वेट 1 केजी तक बढ़ जाता है और वो हार्ट एक ऐसा अपीयरेंस दे रही होती है जैसे काउज़ हार्ट हो। तो इसकी वजह से इसको कभी-कभी काउज़ हार्ट भी कहा जाता है। थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।